Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the introduction of Indian knowledge system. So let's begin. सबसे पहले आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज सिस्टम को एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमें क्यों पढ़ाने की ज़रूरत है, तो इस बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इन शॉर्ट फॉर्म में हम IKS भी बोलते हैं। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है। इट्स अ वास्ट एंड द एंशियंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर या फिर हम कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो से जो नॉलेज डेवलप हो रही है, जिस नॉलेज का यहाँ पर इस एज अ सब्जेक्ट के रूप में जिसका ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वही हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम का मेन पार्ट है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो हिस्ट्री है बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है सॉरी and Indian civilization is the oldest civilization in the world. For example, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारा मेसोपोटामिया और जो आपका मिस्र का सिविलाइजेशन है, इनके पैरेलल में माना जाता है। अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसकी जो डेट बताई है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने एक एस्टिमेट फिक्स किया है कि अराउंड 5000 to 8000 ईयर्स एगो जो था, इतना टाइम पीरियड हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और जो हमारा लिटरेरी सोर्सेज है, बेसिकली अगर हम कहते हैं कि इंडियन नॉलेज की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से मानी जाती है, तो हम उसको मानते हैं हमारे वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जबकि हमारा ऋग्वेद लिखा गया, एंड लेटर वैदिक ऋग्वेद और उसके बाद में यजुर्वेद एंड सामवेद लिखे गए, एंड लेटर वैदिक पीरियड जब हमारा अथर्ववेद कंपाइल किया गया। इंडियन नॉलेज सिस्टम इन शॉर्ट में अगर हम कहें कि क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम, अकॉर्डिंग टू पब्लिक व्यूज कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम इज अ मैथोलॉजी, कुछ मानते हैं कि ये एक रिलीजियस परसेप्शंस है, और कुछ मानते हैं कि इट इज़ द मैटर ऑफ ब्लाइंड फैथ। ठीक है, सबके अपने अपने एक जनरल व्यूज़ हैं, सबके अपने अपने एक एक्सपीरियंस है, उनका एक थॉट है। बट इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इंडियन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम इन शॉर्ट इट इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ ब्लाइंड फेथ, इवन इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ द वे ऑफ लाइफ। मतलब ये हमें ये बताता है, जब हम इंडियन नॉलेज को हम स्टडी करते हैं, हमारी जो वैदिक लिटरेचर है, हमारा जो फिलॉसफी है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हमें कई सारे आइडियोलॉजी स्टडी करने को मिलती है, कई सारे व्यूज़ मिलते हैं जो कि हमें ये बताते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें किस राह पर चलना है, क्या नहीं करना है। सो ऑल ओवर अगर हम देखें तो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, जो हमें एक मार्ग दिखाता है हमारी इस लाइफ की जर्नी को, जिसको कि हम ईजी बना सकें। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रेफर्स टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इसमें हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, फर्स्टली वेदास, वेदांगास, उपनिषद, पुराण, दर्शन, महाकाव्य, ये सारे जो हमारे फिलोसफिकल लिटरेचर है या फिर हम कहें कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, इनके अंदर एक बहुत ही वाइड नॉलेज भरी हुई है, जो हमें हमारे हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का हमें आंसर देते हैं। विजडम, विजडम इट मीन्स द नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल विजडम के अंदर हम कह सकते हैं कि जीव, जगत और ब्रह्म, बेसिकली हमारा जो फिलॉसफी है वो किस में डील करता है कि जीव एज अ ह्यूमन बीइंग, जगत जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है, और ब्रह्म इट्स द स्पिरिचुअल जो कि इनविजिबल है। तो इस नॉलेज को समझने में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, एज अ ह्यूमन बीइंग की जो उसका नेचर है, उसकी जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है वो किस टाइप की है, तो ये विजडम हमें हमारी इंडियन नॉलेज से मिलता है। नेक्स्ट इज अवर ट्रेडिशंस, हम और प्रैक्टिस, जो कि इंडिजियस पीपल और यहाँ की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उनके थ्रू जो रिचुअल्स फॉलो किए गए, जो ट्रेडिशंस, कस्टम, जो कल्चर्स
अपनाए गए और समय के साथ में धीरे धीरे वो बढ़ते गए और वो ब्रॉड होते गए और उनकी जो कम्युनिटी है उन्होंने उसको एडॉप्ट किया और जनरेशन टू जनरेशन उसको क्या किया, उन्होंने पास ऑन किया। तो ये सारी नॉलेज जो होती है वो हमें किससे मिलती है, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम से मिलती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कल्चर में अगर हम बोले कि हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, हमारा ट्रेडिशंस कैसे हैं, हमारा कल्चर कैसा था, हमारे फेस्टिवल्स क्या थे, हम किस चीज़ में बिलीव करते थे, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आज हमारे यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मूर्ति पूजा को फॉलो किया जाता है, लेकिन जब हम अर्ली वैदिक पीरियड को हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति मतलब कि जल, अग्नि, वायु, ठीक है, प्लांट्स की, मून की, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो आपने सुना होगा इंद्र, मित्र, वरुण, अग्निदेव, वायुदेव। तो क्योंकि वो हर एक चीज़ को नेचर से कनेक्ट करते थे और उन्हें ये पता था कि एज ए सर्वाइव करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, जिनसे हमें जीवन मिला है, जिनसे हमें प्राण मिला है, तो उनको वो क्या करते थे, सम्मान देते थे। तो एज आइडल के रूप में वो उनकी पूजा करते थे। और इसलिए हमारे यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में जो था क्या था, नेचर की पूजा की जाती थी। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी की हमारे यहाँ रेगुलर हर घर में पूजा होती है, ठीक है, आंवला की हम पूजा करते हैं। नेचुरली हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको कि एज अ रिचुअल्स में या फिर फेस्टिवल्स के रूप में हम उनकी पूजा, फेस्टिवल्स पर हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये हमारा कल्चर हेरिटेज है जो एक लॉन्ग टाइम से हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी के थ्रू, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंट्री हिस्ट्री, अवर ट्रेडिशन एंड द वर्ल्ड व्यू, ठीक है, कि हमारा विश्व दर्शन क्या है, हमारी आइडियोलॉजी कैसी है, हम किन ट्रेडिशंस और किन कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे हैं। सनातन धर्म क्या है, सबसे मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है कि सनातन धर्म, हम हिंदू धर्म की बात नहीं, हम यहाँ पर सनातन धर्म की बात करते हैं जो मेन वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। अगर हम इंडियन नॉलेज की बात करें तो इसके अंदर हम सिर्फ फिलॉसफी, जैसे कि मैंने बोला कि हम वैदिक लिटरेचर, आपका महाकाव्य है, पुराण है, उपनिषद है, सिर्फ हम इन्हीं को स्टडी नहीं करते। इवन इसके अंदर कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का नाम आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट, जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मेडिसिन में आयुर्वेदिक मेडिसिन, आर्ट्स में अगर हम देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर, आपका फोर्ट है, टाउन प्लानिंग है, ठीक है। उसके अलावा पेंटिंग हमारे यहाँ पर शुरू से जो की जा रही है, डिफरेंट टाइप्स की जो पेंटिंग्स की जाती हैं, ठीक है, लाइक मिथिला पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स, राजपूती पेंटिंग, बूंदी चित्रशैली। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो हमारे यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर आपको अलग टाइप से मिलेगा, साउथ इंडिया में जो द्रविड़ शैली अप्लाई की जाती है आर्किटेक्चर के लिए वो डिफरेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करवाए जाते हैं। द फिलॉसफी एंड द गवर्नेंस, फिलॉसफी में हमारा षट दर्शन ऑफ स्कूल्स जो आते हैं, फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इनको हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं। एंड द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस कैसे रूल करें, इकोनॉमिकली हम हमारी कंट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, एज अ लीडर के रूप में जो मिनिस्ट्री होती है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सभी के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमारी इंडियन नॉलेज से मिलती है। और गवर्नेंस का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो हमारी इकोनॉमी को भी शो करता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन को भी शो करता है, एंड लॉ, कि कैसे किसी भी स्टेट के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पता चलती है। सो ऑल ओवर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर वर्क करता है और इसी वजह से आज हम विश्व गुरु की श्रेणी में आते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को
आज के टाइम पीरियड में एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमारी यूजीसी ने इसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में अप्लाई किया है, इसको मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, इवन मेडिकल साइंस में, हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर इसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में क्यों इसको स्टार्ट किया गया है। सो फर्स्ट इज आईकेएस। आईकेएस जो है इसके जो मेन रूट्स हैं, अगर हम कहें कि किस किस टॉपिक्स के अंदर ये डील करता है, सो फर्स्टली इज हॉलिस्टिक एंड द इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है सिर्फ आपको एक एथिकल या फिर मोरल लिटरेरी नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड करता, इवन ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, एथिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन भी प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में जैसे हम देखें कि हम योगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो गुरुकुल सिस्टम में जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें सिर्फ आपको वैदिक नॉलेज नहीं दी जाती थी, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नॉलेज दी जाती थी। उसमें आपको योगा प्रैक्टिस करवाई जाती थी, मेडिटेशन करवाया जाता था, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, डिफरेंट युद्ध कलाओं की आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, तो ओवरऑल सोशल लाइफ में आपको किस टाइप से सर्वाइव करना है, लोगों के बीच में, कम्युनिटी में कैसे डील करना है, ये सारी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें वहाँ प्रोवाइड की जाती थी। इसी के साथ में मोरल वैल्यूज प्रोवाइड की जाती थी एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत में कोई डॉक्टर या वेद मिल जाए, तो बेसिक होम रेमेडीज में आयुर्वेदिक नॉलेज भी हमारे यहाँ पर लोगों को दी जाती थी। आज के टाइम में भी हम हमारे घरों, हम डेली रूटीन में कई ऐसे छोटे छोटे होम रेमेडीज हैं जिनको कि हम एज ए ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं छोटी इंजरी हो जाती है तो हम हल्दी का एज ए टर्मरिक का जो है उसके मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम तुलसी और लौंग, काली मिर्ची का काढ़ा बना करके पीते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि डे टू डे लाइफ में हम उनको यूज़ करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड। ठीक है, जब हम हमारे एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, हमारे आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो नेचुरली हमें हमारी कंट्री के ऊपर क्या होता है, प्राउड फील होगा, हमें उसके बारे में नॉलेज मिलेगी और हमें उसके बारे में क्या होगा, प्राउड फील करेंगे। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि न्यूमेरिक सिस्टम है 0 to 9, जनरली हम पहले जब पढ़ते थे तो हमें ये मिलता था बुक्स के अंदर कि न्यूमेरिक सिस्टम जो है वो अरेबियन नॉलेज है, वहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ और ये आई। बट अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल 0 to 9 का जो इन्वेंशन है वो भी हमारे इंडिया में ही हुआ है। अरेबियन कंट्रीज में इसको हिंद से बोला जाता है। हिंद से मतलब कि हिंद से, हिंद यानी हिंदुस्तान, तो वो नॉलेज जो कि हिंद से आई है, हिंदुस्तान से आई है, तो वो नॉलेज है 0 to 9। ठीक है, अब जब हमें इस चीज के बारे में पता चला तो हमें ऑटोमेटिकली प्राउड हुआ। ठीक है, इसी टाइप से मैं एक टेम्पल आर्किटेक्चर का आपको एग्जांपल देती हूँ। साउथ इंडिया में तंजौर में एक वृद्धेश्वर टेम्पल है। ठीक है, इसका जो टावर है सबसे ऊंचा टावर माना जाता है और ये टोटली ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेचुरली अगर ग्रेनाइट से बना है तो उसको जब कंस्ट्रक्ट किया गया होगा तो उसको कटिंग किया होगा, इट्स अ हार्ड। तो उनको, हमारे जो एंसेस्टर थे, ये प्रूव करता है कि उनको क्या था, मेटालिक नॉलेज थी कि कैसे इस मेटल को हमें कटिंग करना है, कैसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, और इतना ऊंचा हम जो टावर बना रहे हैं तो क्या उन्होंने इंजीनियरिंग उसमें अप्लाई किया, वो सारी टेक्निक्स जो है उनको पता थी। उसके अलावा जो पिलर्स थे, वहाँ पर कुछ पिलर्स ऐसे हैं जो कि म्यूजिकल साउंड्स करते हैं। जब हम उनको सुनते हैं, उनका जो वाइब्रेशन आता है तो वो म्यूजिकली साउंड्स करते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे एंसेस्टर्स को साउंड्स एंड फ्रिक्वेंसी के बारे में भी नॉलेज थी। तो जब हमारे एंशियंट टेक्स्ट को जब हमने स्टडी किया, इन टेम्पल्स के बारे में हमने जब डीप स्टडी किया, तो नेचुरली हमें पता चला कि हमारा कल्चर कितना रिच था और हमें हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी नॉलेज के ऊपर प्राउड फील होगा। अब एज अ सब्जेक्ट के हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, हमारा आज के टाइम में अगर हम यूथ देखें तो मोस्टली जो यूथ है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। हम फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेडिशन को अप्लाई कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि हम हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब हम हमारे यूथ को इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, जब वो हमारे एंशियंट टेक्स्ट, हमारे कल्चर को स्टडी करेंगे, तो नेचुरली वो इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडियन नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो अगर हमें हमारे यूथ को भारत की जड़ों से जोड़ना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें उन्हें इंडियन नॉलेज के बारे में बताएं कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक्चुअल में क्या है।
तो धीरे धीरे हमारी आने वाली जनरेशन फिर से अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ती जाएंगी और उन्हें हमारे कल्चर और के ऊपर और कंट्री के ऊपर प्राउड फील होगा। नेक्स्ट, IKS encourage स्टूडेंट टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल विजडम एंड द मॉडर्न डिसिप्लिन। ठीक है, कि इंडियन नॉलेज को जब हम स्टडी करते हैं तो कई सारे हमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के बारे में हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है वो कहीं ना कहीं उसमें आपको हेल्प करता है, और इस टाइप से वो क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी वो उसमें अप्लाई कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें आज के टाइम में वाटर की क्राइसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, राजस्थान में और साउथ में कई MP में, UP में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि हमें वाटर की क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उस टाइम पर तो इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी राजस्थान में भी इवन, ठीक है, उन लोगों ने वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स अप्लाई करी। आप जितने भी पुराने टेम्पल्स देखेंगे, पुराने फोर्ट्स देखेंगे, तो आप देखेंगे कि टेम्पल्स के बीच में जनरली कुंड होते थे, तो वो क्या होते थे, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने अपनी एक टेक्निक अप्लाई कर रखी थी। जो फोर्ट्स वगैरह होते थे वहाँ पर बावड़ियाँ बनाई जाती थी, पॉन्ड्स बनाए जाते थे, लेक्स बनाए जाते थे, और उनको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि बारिश के समय का जो पानी आता था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर होता जाता था, जिसके थ्रू अंडरग्राउंड वाटर भी रिच होता था और अदर सीजन में इजीली वाटर सप्लाई हो पाती थी। तो हमारे यहाँ पर जो कई सारे ऐसे टेक्निक्स है वाटर कंजर्वेशन के लिए अप्लाई किए गए हैं, जिनको कि अगर हम आज के टाइम में अगर हम उनको मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर हम उन्हें अप्लाई करें तो हमारी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमारे यहाँ पर आज के टाइम में हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कई सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर, प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर में कि जो अगर हम कहें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जब हम हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ को ज़्यादा प्रमोट करते थे, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, जो नीम जो होता था उसको एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, अगर हम आज के सिनेरियो में उनको यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ होगा, नेचुरली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो हमें फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश क्रॉप्स मिलेंगी जो क्या होंगी, केमिकल फ्री होंगी, क्योंकि ये जो केमिकल्स है कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और बाद में हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से आर्किटेक्चर में, ठीक है, पुराने हमारा जितना भी आर्किटेक्चर है, इवन जो पुराने अगर घर मकान आप देखेंगे तो वो क्या होता था, जनरली आंगन होगा, बरामदा होगा, पूरा एयर वेंटिलेशन होता था। ठीक है, प्लांट्स लगे होते थे, ग्रीनरी को फोकस किया जाता था, वेंटिलेशन इस टाइप से होता था कि एयर सर्कुलेशन पूरा बना रहे। जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए कि उसमें उन्होंने प्रॉपर रोड्स को किस टाइप से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए बना रखा था, प्रॉपर उनका ड्रेनेज सिस्टम था, वेंटिलेशन सिस्टम था। तो ये सारी जो पुराने टेक्निक्स हैं आज के टाइम पीरियड में धीरे धीरे अगर हम उस आर्किटेक्चर की जो टाउन प्लानिंग की जो टेक्निक्स थी या फिर उनका जो डिज़ाइन फीचर था उसको अगर हम आज के टाइम पीरियड में अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें मूव करेगा। एथिकल लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप यानी कि एज अ गवर्नमेंट के रूप में कि हमारा जो अर्थशास्त्र है एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप से वर्क करना चाहिए। एज अ लीडर के रूप में एक राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एज अ मिनिस्टर के रूप में जो PM या जो भी आपका लीडर है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से होना चाहिए, इकोनॉमिकली अगर आपको अपने स्टेट को इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक लॉ एंड ऑर्डर को किस टाइप से स्टेट के अंदर मेंटेन किया जाए। तो ये सारे जो इथिकल लीडरशिप्स हैं, ये सारे जो आंसर्स हैं, इनकी जो आइडियाज़ है वो हमें अर्थशास्त्र प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, आयुर्वेदा एंड योगा इज द मेन पार्ट एंड की रूट ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम देखते हैं अगर आप ऋषिकेश या नॉर्थ साइड में अगर आप जाते हैं
हरिद्वार, उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पर आप देखेंगे कई सारे आपको फॉरेनर्स मिलेंगे जो स्पेशली योगा और मेडिटेशन सीखने के लिए इंडिया में आते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को रिसर्च कर रहे हैं और उनके बारे में वो उनको एज अ मेडिसिन के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस जो है मेन पार्ट है, क्योंकि योगा जो कि हमें पीसफुली माइंड, पीसफुली स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, आपके ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टाइम तक हम कैसे सर्वाइव करें विदाउट डिजीज। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको कोई ना कोई बीमारी नहीं होगी, तो योगा हमें एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं हमारी ऐसी मेडिसिन है जो हमें नेचर के थ्रू कनेक्ट करती हैं, ठीक है, विदाउट केमिकल फ्री होती हैं और नेचुरल मेडिसिन से जिनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पॉजिटिव होता है, वो कहीं भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जनरेशन ये समझ सके कि वर्ल्ड की ऐसा कोई टॉपिक या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में हमें सॉल्यूशन या जिसकी नॉलेज हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के पास में या हमारी भारतीय ज्ञान के अंदर छुपी ना हो। सो थैंक्स टू ऑल।